इस कमरे में थी जहाँ पहले रानी बाई को मैंने देखा था। रानी बाई इससे पहले इसकी बलाई ले चुकी थी। अब इसके हुस्न और बनावट सिंगार की तारीफ कर रही थी। इसके तारीफ करने का अंदाज खरांट नायकों वाला था। मैं दरवाजे में दाखिल होते ही दीवार के साथ एक तरफ गुलदान वाली तबाही के पीछे छुप गया। रानी बाई ने अब टेलीफोन भी अपने पास रखा हुआ था, जिसकी तार अकबी कमरे की तरफ जाती थी जो रानी बाई का बेडरूम था। शायद वो नागन दुर्गा से कहने लगी, जागीरदार का धामपुर से फोन आया है कि वो कल की बजाय आज रात को ही पहुंच रहा है। कह रहा था कल इसे किसी मंत्री से मिलने जाना है जिसने इसे डिनर पर बुलाया है। नागन दुर्गा बोली, फिर क्या हुआ रानी माँ, इसे आज ही आ जाने दे, कल क्या और आज क्या, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। रानी बाई ने नागन दुर्गा का माथा चूम लिया। मैं वारी जाऊँ मेरी चंदा, तूने तो मुझे निहाल कर दिया है। बस आज रात कोई ऐसा करतब दिखाओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नागन दुर्गा ने अय्यार तवाइफों की तरह कहा, रानी जी ऐसा ही करतब दिखाऊंगी। ये बताएं कि कमरा कौन सा देंगी हमें, मेरे बेडरूम के तो पर्दे पुराने हो गए हैं। रानी बाई ने कहा, इस काम के लिए मैंने एक अलग और ख़ास बेडरूम बनाया हुआ है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं दिखाया, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगी। वहाँ ज़रूरत की और मौके के लिहाज से हर शय मौजूद है। मैं चोनी राम को फ़ोन करती हूँ कि अभी आ जाए और तुम्हें थोड़ा सा मुजरे का रियाज करा दे। नागन दुर्गा ने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं रानी माँ, अब रियाज किया तो सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। अब तो मैं जागीरदार के सामने ही मुजरा करूँगी। और दोनों हंसने लगी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। रानी बाई बोली, चोनी राम आ गया होगा। थोड़ी देर बाद चोनी राम भी आ गया। खूब बना संवरा था। बोस्की का कुर्ता, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। पाँव में कोल्हापुरी चप्पल थी। हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। मुंह में पान था। रानी बाई को प्रणाम करके झुककर इसके पाँव छुए और बोला, रानी बाई मैंने देर कर दी, आपकी बहू ने खीर पका ली थी, कहने लगी खाकर जाना। रानी बाई ने कहा, वो धामपुर वाला जागीरदार आज रात ही आ रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। चोनी राम सोफे पर बैठ गया। अच्छा, फिर नागन दुर्गा की तरफ देख कर बोला, कोई बात नहीं, चंदा रानी को मैंने काफ़ी रियाज करा दिया है। क्यों चंदा? चंदा ने तवाइफों की तरह गर्दन एक तरफ ढलका कर कहा, क्यों नहीं, मैं तो अब दजंती माला और अख्तरी बाई का मुकाबला कर सकती हूँ, मैं वारी जाऊँ। रानी बाई ने बेख्तियार कहा। फिर चोनी राम से कहने लगी, अरे कोई विलायती दारू का भी इंतज़ाम कर लेना। मैंने एक तेज़ वाले शर्मा जी से कल के वास्ते 4 विलायती बोतलें लाने को कहा था। चोनी राम बोला, इसकी फिक्र न करें रानी माँ, घर में इस वक्त 2 ब्लैक एंड वाइट की बोतलें नीचे वाली अलमारी में बंद पड़ी हैं। मुझे मालूम है बाकी अभी कुछ मुर्ग ले आता हूँ, इसे रोस्ट कर ले। बिरयानी शांति रोज ही पकाती है, साथ पिडिंग भी तैयार कर लेगी, बाकी और क्या चाहिए। जब तो ठीक है चंदा, ठीक लग रही है ना? चोनी राम ने नागन दुर्गा पर एक निगाह डाली। बिल्कुल ठीक है, साड़ी का रंग भी सही है, बस मौके पर इसे बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। रानी बाई ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, वो मैंने सब कुछ अपनी बिटिया को समझा दिया है। तुम फौरन मार्केट में जाकर मुर्गे और दूसरी ज़रूरी सामान लाकर खानसा माँ हरिया को दे दो। जाओ, अभी जाता हूँ, कुछ रकम दे दीजिए। रानी बाई ने 100 के 5 नोट अपने पर्स से निकाल कर इसे दे दिए। वो चला गया। रानी बाई ने नागन दुर्गा के सीने पर हाथ रखकर कहा, रात को ब्लाउज उतार कर बेडरूम में आना, मगर इसे ज्यादा हाथ मत लगाने देना। नागन दुर्गा शर्मा कर सिमट सी गई। इस वक्त मुझे वो बिल्कुल पहले वाली बाहया नागन दुर्गा से लगी, मगर फौरन ही गर्दन उठाकर बोली, बस जितना जरूरी होगा इतना ही इसे करीब आने दूंगी रानी माँ, तुम शांत रहो। रानी बाई उठ खड़ी हुई, आओ मैं तुम्हें नया बेडरूम दिखाती हूँ। दोनों कमरे से निकल कर गई तो मैं भी दीवार के साथ लिंगता हुआ इनके पीछे पीछे चलने लगा। ये दूसरी मंजिल थी। नया बेडरूम भी इसी मंजिल पर था। वो लकड़ी की शानदार सीढ़ियां उतरने के बजाय गैलरी में ही जरा आगे जाकर एक कमरे में दाखिल हो गई। मैं कुछ देर के लिए गैलरी में ही कालीन के किनारे पर दीवार के साथ लगा रहा। बेडरूम का दरवाजा उन्होंने खुला छोड़ दिया था। कमरे में रोशनी हो गई, मगर ये रोशनी ज्यादा तेज नहीं थी। रानी बाई ने खास किस्म का माहौल बनाने के लिए वहाँ रोशनी का इंतजाम भी खास तौर पर रोमान भी कर रखा था। मैं रेंगता बेडरूम के दरवाजे की दहलीज के साथ ही अंदर जाकर दीवार के साथ लग गया। बेडरूम ज्यादा बड़ा नहीं था। एक बड़ा पलंग था जिस पर रेशमी बिस्तर बिछा था। सुर्ख रंग के तकिए पड़े थे। पलंग की एक जानिब स्टैंड वाला टेबल लैंप था। कारंस पर नीम उरियां औरतों की बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। कारंस के ऊपर खूबसूरत सुनहरी ग्लोब वाली बत्ती रोशन थी। बेडरूम में इस वक्त सिर्फ वही एक बत्ती रोशन थी। पलंग की एक जानिब गोल्डन फ्रेम वाला सोफा सेट पड़ा था। दरमियान में शीशे की काली टेबल थी। टेबल पर गुलदान रखा हुआ था जिसमें प्लास्टिक के फूल सजे हुए थे। दीवारों पर बहुत बड़ी बड़ी 2 पेंटिंग्स लगी थी जिनमें औरतें बिल्कुल उरियां हालत में एक चश्मे पर नहा रही थी। साफ लगता था कि ये बेडरूम सिर्फ अय्याशी के लिए तैयार किया गया है। नागन दुर्गा इन तस्वीरों को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। रानी बाई कह रही थी, रात को ये कारंस के ऊपर वाली बत्ती बुझाकर टेबल लैंप रोशन कर देना। इसने ग्लोब वाली बत्ती बुझाकर टेबल लैंप जला दिया। टेबल लैंप में सुर्ख बल्ब लगा था। बेडरूम में सुर्ख रोशनी फैल गई। नागन दुर्गा पलंग पर बैठकर बोली, रानी माँ ये तो बड़ा नरम बिस्तर है। रानी बाई ने दीवार पर लगा हुआ एक स्विच दबाया और छत से निकला पंखा
एक ख़ास रफ्तार से चल पड़ा। वो बोली, यहाँ रात को वैसे भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इस पंखे की हवा बड़ी ठीक रहेगी। आ जाओ, अब खाना खाकर थोड़ा और तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं वो जागीरदार कब आ जाए। इनसे पहले मैं बेडरूम से खिसक कर गैलरी में कालीन के किनारे के नीचे छुप गया। दोनों एक और कमरे में चली गई। इस कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं था। मैंने झांक कर देखा, बड़ी मेज़ पर खाना लगा हुआ था। एक सफ़ेद वर्दी वाला खानसामा मुलाजमा शांति के साथ मिलकर ज़रूरी चीज़ें इधर उधर रख रहा था। वहाँ चोनी राम भी आ गया। मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं अभी जाकर बेडरूम में किसी मुनासिब जगह पर छुप जाऊँ। बेडरूम में मैं इसलिए जाना चाहता था कि अगर रात को जागीरदार नागन दुर्गा के साथ कोई नाजेबा सलूक करने की कोशिश करे या इससे ज़्यादती करे तो मैं नागन दुर्गा की इज्जत बचा सकूँ, क्योंकि एक तवाइफ की कीमत अदा करके जब एक अय्याश मर्द इसके बेडरूम में जाता है तो फिर वो इसकी इज्जत वगैरह की कोई परवाह नहीं करता। बहुत मुमकिन था कि वो नागन दुर्गा को कोई चीज़ पिलाकर बेहोश कर दे और फिर इसकी इज्जत ख़राब कर दे। यह भी मुमकिन था कि रानी बाई ने जागीरदार के साथ नागन दुर्गा की इज्जत का सौदा तय करके लाख सवा लाख रुपया वसूल कर लिया हो और नागन दुर्गा को अपनी जगह पर पक्की कर रही हो कि जागीरदार को एक हद से आगे न बढ़ने देना, इसको अपने बदन पर ज़्यादा हाथ न फेरने देना, ताकि नागन को यही तासर मिले कि रानी बाई को इसकी इज्जत और हुर्मत का बेहद ख्याल है और इसने इसकी इज्जत की कोई कीमत वसूल नहीं की है। यानी ये अय्याल नायिका रानी बाई एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, बंद करने की इन्हें ज़रूरत भी नहीं थी। ये इनका अपना बंगला था और थोड़ी देर बाद वहाँ जश्न ऐश मुनक्कद होने वाला था। मैं खुले दरवाजे से अंदर चला गया, एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गया और जायज़ा लेने लगा। आखिर एक जगह भी मौजू लगी, वहाँ से मैं हंगामी सूरत हाल में तेज़ी से पलंग पर आकर जागीरदार पर हमला कर सकता था और इसको डस कर इसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल कर सकता था कि जिससे वो कम से कम 24 घंटे बेहोश रहे। यह जगह पलंग के बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ लकड़ी के एक लंबे कैबिनेट के नीचे थी। मैं वहाँ जाकर कैबिनेट के नीचे घुस गया। मैंने अपनी थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाल कर देखा। मुझे बेडरूम का सारा मंजर वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। मैं नागन दुर्गा और इसके अय्याश गाहक जागीरदार का इंतजार करने लगा। घंटा डेढ़ घंटा गुजरा कि बंगले के बाहर किसी गाड़ी के हार्न की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही रानी बाई की आवाज़ आई, शांति नीचे जाकर दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। कदमों के इधर उधर दौड़ने भागने और सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ें आईं। इनके साथ ही बेडरूम के बाहर जो गैलरी थी वहाँ रानी बाई की आवाज़ सुनाई दी। वो चोनी राम से कह रही थी, तुम नीचे जाकर इसे ऊपर ले आओ, मैं अपने कमरे में ही रहूँगी, जाओ। मैं बेडरूम में कैबिनेट के नीचे छुपा ये सारी आवाज़ें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद ही नीचे हाल कमरे में से दो मर्दों के कहकहों की आवाज़ आई। इनमें से एक चोनी राम और दूसरा धामपुर का जागीरदार ही हो सकता था। वो कहकहे लगाते बातें करते सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए और गैलरी में से गुजर गए। फिर रानी बाई की आवाज़ भी आई। वो जागीरदार का इस्तकबाल करते हुए खुशामदाना जुमले कह रही थी जो पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। इसके बाद शायद वहाँ नागन दुर्गा को भी बुला लिया गया था। पहले तानवरा छड़ा, फिर हारमोनियम के सुर गूंज उठे। इसके बाद नागन दुर्गा के ठुमरी गाने की हल्की हल्की आवाज़ बेडरूम में आने लगी। कुछ देर बाद डांस शुरू हो गया। तबले की थाप पर घुंघरू छनक रहे थे। काफ़ी देर तक ये महफिल रक्सो सुरूर जमी रही। इसके बाद सिर्फ बातों और कहकहों की आवाज़ें आती रहीं। शायद जागीरदार को डिनर कराया जा रहा था। सब लोग खाने की मेज़ पर ही थे। इनकी आवाज़ें ज़रा दूर से आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें गायब होने लगी। फिर सरगोशियों की आवाज़ें आईं। ये आवाज़ गैलरी में से आई थी। ये नागन दुर्गा की सरगोशी थी। मैं इसे पहचानता था। वो कह रही थी, क्या करते हैं, सब्र से काम ले। जागीरदार की आवाज़ आई, मेरी जान सब्र ही तो नहीं होता। नागन दुर्गा ने कहा, अंदर आ जाएं। इसके साथ ही मैंने नागन दुर्गा को एक नाटे कद के सांवले आदमी के साथ देखा, जिसने बाल गज़ाब से खूब काले किए हुए थे। सफ़ेद चमकीली शेरवानी के साथ खुले पाइंचों वाला सफ़ेद रेशमी पजामा था। गले में सफ़ेद मोतियों की माला थी। हाथ में चांदी की मोट वाली छोटी सी छड़ी थी। बेडरूम से कारंस वाले ग्लोब की धीमी रोशनी हो रही थी। अंदर आते ही जागीरदार दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगा। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। बस हम तो चाहते हैं कि औरतें हों तो ऐसी हों। तुम भी ऐसी ही औरत बन जाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। नागन दुर्गा ने एक अलमारी में से शराब की बोतल और गिलास निकाल कर मेज़ पर सजा दिए। दूसरे शीशे की अलमारी में से बड़ी 2 थर्मसें निकाली। कहने लगी, राणा जी यहाँ तशरीफ़ रखें, बाकी सारी बातें होती रहेंगी। जागीरदार, जिसको नागन दुर्गा ने राणा कहकर पुकारा था, सोफे पर बैठ गया और विस्की की बोतल को उठाकर बोला, मामूली स्कॉच है मगर कोई बात नहीं चलेगी। नागिन दुर्गा ने बोतल खोलकर राणा के गिलास में और फिर अपने गिलास में शराब डाली। एक थर्मस में से बर्फ़ की डलियाँ निकालकर दोनों गिलासों में डाली। दूसरे थर्मस में से पानी निकालकर दोनों गिलासों में डाला और सोफे पर जागीरदार के साथ बैठ गई। एक गिलास इसे दिया, एक गिलास अपने हाथ में ले लिया। जागीरदार ने गिलास से गिलास टकराते हुए हंसकर कहा, चीयर्स। नागिन दुर्गा
दुर्गा ने भी वही लफ्ज़ दोहराया और दोनों ने गिलास होंठों के साथ लगा लिए। मैं गौर से देख रहा था कि जागीरदार तो घटाघट शराब चढ़ा गया, मगर नागिन दुर्गा बहुत आहिस्ता आहिस्ता पी रही थी, जैसे पीते हुए मुज़ाहमत कर रही हो। जब इसने गिलास मेज़ पर रखा तो जागीरदार इसके गिलास को देखकर बोला, अरे मेरी चंदा रानी, तूने तो सिर्फ एक ही घूंट पिया है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। नागिन दुर्गा ने जागीरदार की गर्दन में अपनी बाहें हमाइल कर दी और कहा, राणा जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही पीती हूँ, फिक्र न करें, आपका पूरा साथ दूंगी। जागीरदार ने बेख्तियार होकर नागिन दुर्गा को अपने साथ लगा लिया। नागिन दुर्गा ने इसे परे हटाते हुए बोला, राणा जी थोड़ा सब्र करें, पूरी रात पड़ी है। राणा अलग हो गया, सर हिलाते हुए बोला, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हम पूरी रात के लिए यहाँ आए हैं। जागीरदार ने शेरवानी उतारकर सामने वाले सोफे पर रख दी, छड़ी भी वहीं रख दी और चांदी का सिगरेट केस खोलकर इसमें से एक सिगरेट नागिन दुर्गा को दिया, दूसरा सिगरेट खुद सुलगाया और कहने लगा, चंदा रानी, तुम्हें पहले बाई जी के हाथ नहीं देखा, तुम कहाँ रहती थी? बाई जी कह रही थी कि तुम रामपुर से आई हो। नागिन दुर्गा ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, यही समझ लें। जागीरदार ने गिलास उठा लिया और नागिन दुर्गा से कहा, चीयर्स। नागिन बोली, आप पी जाएं, मैं दूसरे गिलास में आपका साथ दूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी, पूरी रात पड़ी है। ये कहकर जागीरदार ने जोरदार कहका लगाया और सारा गिलास चढ़ा गया। नागिन दुर्गा इसके खाली गिलास में मजीद शराब, बर्फ और पानी डालकर दूसरा पैक भी बना दिया। दूसरे पैक को उठाते हुए जागीरदार ने नागिन दुर्गा से कहा, अब तुम भी गिलास खाली करो। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया और मेरे देखते देखते वो 3-4 घूंट पी गई। जागीरदार इस दौरान आधा गिलास खाली कर चुका था। इसने गिलास मेज पर रख दिया, पहला सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। अब इसने नागिन दुर्गा की गर्दन में बाजू डाल दिया और कहने लगा, मेरी जान, हम धामपुर के सबसे बड़े जागीरदार हैं, कभी हमारी हवेली में आओ, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि सारी उम्र याद रखोगी, तुम्हें शेर का शिकार खिलाएंगे। नागिन दुर्गा ने कानों से हाथ लगाकर कहा, तौबा तौबा, मुझे तो शेर से बहुत डर लगता है। जागीरदार ने नागिन दुर्गा का मुंह चूम लिया और कहने लगा, अरे मेरी रानी, हम जो तुम्हारे साथ होंगे, फिर तुम्हें शेर से डरने की क्या ज़रूरत है? मेरी जान, तुम्हारे लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। और वो नागिन दुर्गा से लिपट गया। दुर्गा ने बड़ी मुश्किल से अपना आप छुड़ाया और उठकर बोली, मैं आपको ठुमरी सुनाती हूँ। जागीरदार ने दूसरा गिलास भी खाली करते हुए कहा, नहीं ठुमरी नहीं, हम तुम्हारा मुजरा देखेंगे, हाँ मुजरा देखेंगे। मैं समझ गया था कि नागिन दुर्गा वक़्त गुजार रही है, मगर मैं हैरान था कि इतनी रात इतना वक़्त पड़ा था, वो कैसे गुजारेगी। इसने अलमारी में से ताम पूरा निकाल लिया और पलंग पर बैठ गई। कहने लगी, पहले मैं आपको एक बिल्कुल नई ठुमरी सुनाऊंगी, इसके बाद मुजरा भी करूंगी। इसने ताम पूरा छेड़ दिया और कोई ठुमरी गाने लगी। महसूस रहा था कि वो ज़्यादा गाना नहीं जानती, मगर कोशिश कर रही थी कि पेशेवर तवाइफों की तरह नृत्य के साथ गए, वो ऐसा ही कर रही थी। नागिन दुर्गा शराब का एक गिलास पी चुकी थी, अगरचे इसने अपने गिलास से थोड़ी डाली थी, फिर भी इस पर नशे की कैफियत तारी हो गई थी। नृत्य करते हुए वो लड़खड़ाई तो जागीरदार ने लपक कर इसे बाजुओं में थाम लिया और इससे लिपट गया। नागिन दुर्गा इसे अपने आप को छुड़ाकर काउच पर बैठ गई और बालों को ठीक करते हुए बोली, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जागीरदार पूरे नशे में था। इसने काउच पर बैठी नागिन दुर्गा को अपनी तरफ खींचा और कहा, तो फिर कौन सी बात अच्छी लगती है मेरी जान? जागीरदार ने दुर्गा की साड़ी उतारनी चाहिए तो इसने सख्त मुजामत की। जब जागीरदार ने इसके ब्लाउज पर हाथ डाला तो दुर्गा ने इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। जागीरदार को तो जैसे आग लग गई। इसने भी दुर्गा के मुंह पर जोर से तमाचा मारा और गुस्सीली आवाज में कहा, हरामजादी, तूने अपने आप को क्या समझा है? तुम्हारी पूरी रकम मैंने बाई जी को अदा की है, चल साड़ी उतार कर पलंग पर लेट जा। नागिन दुर्गा ने भी गरजदार आवाज में कहा, बाई जी को पैसे दिए हैं तो बाई जी के पास जा, मेरे पास क्या लेने आया है? मैं तुझसे नफरत करती हूँ। जागीरदार ने ऊंची आवाज में बाई जी, चोनीराम और नागिन दुर्गा को गालियां देनी शुरू कर दी। वहाँ शोर मच गया। मैं कैबिनेट के नीचे से निकलकर जागीरदार को डसने के बारे में सोच ही रहा था कि बाई जी और चोनीराम बेडरूम में आ गए। रानी बाई ने आते ही वावेला शुरू कर दिया, हाय हाय, मेरे बच्ची के साथ क्यों जुल्म कर रहे हो, छोड़ो इसे। जागीरदार ये सुनकर आग बगोला हो गया। चोनीराम ने किसी को आवाज दी। कमरे में 2 हट्टे कट्टे आदमी हाथों में स्टेन करने लिए दाखिल हुए और आते ही उन्होंने जागीरदार को पकड़ लिया। ये रानी बाई के बॉडीगार्ड ही हो सकते थे, मैंने पहले इन्हें वहाँ नहीं देखा था। जागीरदार ने मुसल्ले बॉडीगार्ड को देखा तो ठंडा पड़ गया। कहने लगा, ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। तुम लोगों ने मुझसे जो बादी रकम वसूल की है वो मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूँगा, छोड़ दो मुझे। रानी बाई के इशारे पर बॉडीगार्ड ने जागीरदार को छोड़ दिया। जागीरदार ने शेरवानी पहनी, हाथ में छड़ी पकड़ी और बोला, मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगा। रानी बाई दुर्गा को साल लगाकर प्यार कर रही थी। कहने लगी, हमने किसी की बेइज्जती नहीं की, हमने अपनी बच्ची की जान बचाई है। हम ना आते तो तुमने इसे मार
डाला होता। जागीरदार सख्त गुस्से की हालत में बेडरूम से निकल गया। रानी बाई ने बॉडीगार्ड से कहा, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर देखो जागीरदार का बच्चा चला गया है कि नहीं। बॉडीगार्ड फौरन चले गए। रानी बाई ने दुर्गा से कहा, जा बेटी तो अपने कमरे में जाकर सो जा, फिक्र न कर, वो तेरा बाल तक बीका नहीं कर सकता, जा। नागन दुर्गा साड़ी संभालती अपने कमरे की तरफ चली गई। इसके जाने के बाद चोनीराम कहने लगा, रानी बाई ये हरामी हमें धमकी दे गया है, हमें इससे होशियार रहना होगा। रानी बाई काउंच पर बैठ गई। इसने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, अरे वो क्या कर लेगा, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले यहाँ हैं। मैं सुबह ही कमिश्नर पिंडारी साहब को फ़ोन करती हूँ, जागीरदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो तुम भी जाकर आराम करो। रानी बाई और चोनीराम भी वहाँ से निकल गए। बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सिर्फ मैं वहाँ रह गया था। सोचने लगा कि जागीरदार अपनी आदमियों के जरिए नागन दुर्गा को नुकसान पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेगा। इस किस्म के अयाश जागीरदारों ने गुड्डे ज़रूर पाले होते हैं। बहरहाल अब मुझे भी चौकस रहने की ज़रूरत थी। दिल में ये ख्याल भी आता कि मैं नागन दुर्गा पर अपना आप जाहिर कर दूँ और इसे कहूँ कि यहाँ इसकी जान और इज्जत खतरे में है, वो यहाँ से मेरे साथ फरार हो जाए। फिर ख्याल आता कि नागन दुर्गा का तो भैरव देवता की बद्दुआ के असर से जहन ही बदल चुका है, वो मुझे कहाँ पहचानेगी, उल्टा शोर मचा देगी और खुद मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। यही हो सकता था कि मैं रानी बाई के बंगले पर रहकर ही नागन दुर्गा की निगरानी करूं और इसे किसी आने वाले खतरे से महफूज रख सकूं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन नीचे एक गाड़ी आकर रुकी। 2-4 आदमियों की आवाज़ें आईं। ये लोग बातें करते गैलरी में से गुजर गए। शायद वो रानी बाई के कमरे की तरफ गए थे। फिर चोनीराम और रानी बाई की भी आवाज़ें आने लगी। मैं बेडरूम में ही छुपा हुआ था। दिन का वक्त था, बाहर दिन की रोशनी थी, बाहर के लोग भी आए हुए थे। मैं अगर बाहर निकलता हूँ तो मुझे देखा जा सकता था, लेकिन ये मालूम करना भी ज़रूरी था कि बाहर क्या हो रहा है और नागन दुर्गा किस हाल में है। मैं कैबिनेट के नीचे से रेंग कर दरवाजे के पास है। इस दरवाजे के नीचे गुजरने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अपना सर दरवाजे के साथ लगाकर आगे को धकेला, मगर दरवाज़ा न खुला। लगता था कि बाहर से ताला लगा दिया गया है, क्योंकि ये बेडरूम आम इस्तेमाल में नहीं आता था। इसे रानी बाई ने खास मौक़ों के लिए रखा हुआ था। मैं बेडरूम में बंद होकर रह गया था। वहाँ कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था। रानी बाई का कमरा वहाँ से एक कमरा छोड़कर था। इस तरफ से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मालूम ये होता था कि कोई पुलिस अफसर आया हुआ है। किसी वक्त नागन दुर्गा की आवाज़ भी सुनाई दी जाती। इसके जिस्म की खुशबू मुझे बराबर आ रही थी। कुछ देर तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। फिर पुलिस वाले जाने लगे। रानी और चोनीराम पुलिस अफसर के साथ बाहर गैलरी से गुजरे। दोनों पुलिस अफसर से बातें करते जा रहे थे। चोनीराम कह रहा था, हमें तो आपकी पुलिस पर और आप पर बड़ा भरोसा है। पुलिस अफसर की आवाज़ आई, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। पुलिस आपकी पूरी हिफाजत करेगी। सब लोग सीढ़ियाँ उतर कर निचली मंजिल वाले हॉल कमरे में से होते हुए बाहर चले गए। इनकी आवाज़ें दूर होते होते गायब हो गईं। फिर जीप स्टार्ट होने की आवाज़ आई। इसके बाद खामोशी छा गई। चोनीराम और रानी बाई पहली मंजिल के ही किसी कमरे में बैठे थे। शायद मैं भी कैबिनेट के नीचे अपनी खुफिया जगह पर वापस आ गया। अभी मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत पड़ने पर मैं बाहर जाने का कोई तरीका तलाश कर सकता था। दिन गुजरता गया। मुझे वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं रहा था। बेडरूम में कोई क्लॉक वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। मुझे इंतज़ार की खौफ तो होती नहीं थी। खामोशी से बैठा रहा। किसी वक्त दूर से मुलाजमा शांति की किसी को बुलाने की आवाज़ आ जाती। इन आवाज़ों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि रात हो गई है। बेडरूम में बाहर से खाने की खुशबू भी एक बार महसूस हुई, मगर मैं एक लम्हे के लिए भी नागन दुर्गा के जिस्म की खुशबू से गाफिल नहीं हुआ था, जो मुझे बराबर एक ही मिकदार से महसूस रही थी। माहौल एक बार फिर खामोश हो गया। इसके बाद वक्फे से भी कोई आवाज़ सुनाई न दी। मैं समझ गया कि रात गहरी हो गई है। मैं भी अपने ख्यालों और सोचों में गुम हो गया। जमीला की तरफ से मुझे बड़ा इत्मीनान था कि वो पाकिस्तान अपने माँ बाप के पास पहुँच चुकी है। अपनी काया पलट का ख्याल आता तो मैं कुछ घबरा भी जाता कि यहाँ अचानक इंसानी शक्ल में वापस आ गया तो नागन दुर्गा तो शायद मुझे बिल्कुल ही ना पहचाने। यहाँ के लोग मुझे चोर डाकू ही समझेंगे। लेकिन मेरी जहनी कैफियत भी बता रही थी कि अभी काफ़ी मुद्दत तक मेरे सामने इंसानी रूप में वापस आने का इम्कान नहीं। मैं आप लोगों की तरह आंखें बंद करके सो नहीं सकता था, क्योंकि सांप आंखें बंद नहीं करते। अलबत्ता जब मैं सांप की शक्ल में होता था और मुझ पर नींद का गलबा तारी होता था तो मैं आलमे बेखुदी में चला जाता। ये एक ऐसी हालत होती कि इर्द गिर्द का एहसास तकरीबन ख़त्म हो जाता था। इस वक्त भी मैं इसी आलमे बेखुदी में जा चुका था। ये वो कैफियत होती कि सांप इस हालत में कई दिन बेहिसो हरकत बिल के अंदर पड़ा रहता था। अचानक शोर सा बुलंद हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। बड़ी तेज़ी से मेरी तमाम हिस्सियात वापस आ गईं। मैंने सर उठा लिया। आवाज़ें नीचे से आ रही थी। ये आवाज़ें घबराई हुई थी। कोई तेज़ कदमों से दौड़ता, कोई किसी को आवाज़ देकर बुलाता। इनमें से रानी बाई, चोनीराम और बॉडीगार्ड की आवाज़ें भी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं ज़्यादा परेशान इसलिए था कि इन आवाज़ों में मुझे नागन दुर्गा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद कदमों की चाप के
के साथ मुझे रानी बाई और चोनी राम की बातें करने की आवाज़ आई। वो दोनों घबराए हुए थे और बेडरूम की तरफ आ रहे थे। रानी बाई की आवाज़ आई, चोनी राम ये सारा काम इसी हरामजादे का है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे जल्दी से दरवाज़ा खोल। चोनी राम की घबराई हुई आवाज़ आई, बाई जी ताला नहीं खुल रहा है। फिर ताला खुल गया, दरवाज़ा भी खुल गया। मैंने देखा कि रानी बाई और चोनी राम तेज तेज कदमों से अंदर आए। रानी बाई ने एक स्विच दबा दिया जिससे कमरे में रोशनी हो गई। दोनों कुछ तलाश करने लगे। रानी बाई ने कहा, यह सिगरेट केस किसका है? चोनी राम ने तपाई पर से सिगरेट उठा लिया, कहने लगा, ये इसी हरामी जागीरदार का है, इसको गायब कर दो। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए जिससे ये साबित हो कि वो यहाँ रात गुजारने आया था। मैं इसके खिलाफ डाके और अगवा का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। अगवा के लफ्ज़ से मैं चौंक पड़ा। चोनी राम मेज़ पर से शराब की बोतल, गिलास और एस्ट्रे उठाकर एक लिफाफे में डालता जाता था। कहने लगा, रानी बाई मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़की शाम तक बरामद हो जाएगी और जागीरदार भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने पुलिस पार्टी धामपुर रवाना कर दी है। रानी बाई सर पकड़कर काउच पर बैठ गई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जब मैंने इस हरामजादे जागीरदार को यहाँ आने की दावत दी। मुझे क्या मालूम था ये हमारे साथ ये हरकत भी करेगा। चोनी राम, तुम्हारा क्या ख्याल है चंदा रानी को इसके आदमी कहाँ ले गए होंगे? तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।